देखिए आज जो ये वीडियो मैंने नेक्स्ट जो डाइवर्जेंस के बाद हम जो देख रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने डाइवर्जेंस का मीनिंग देखा था और इस वीडियो में हम कर्ल देखेंगे। दिस इज क्लास नंबर 2, ओके, बेसिक्स फॉर द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। देखिए कर्ल को समझने के लिए अब मुझे कर्ल किसका करना है, वेक्टर का ही करना है, किसी स्केलर का तो पॉसिबल है नहीं। तो वेक्टर फील्ड अगर मैं लूंगा तो उस वेक्टर फील्ड से पढ़ने के पहले आपको यह समझना है कि लैमिनार फील्ड क्या होती है। लैमिनार फील्ड क्या होती है, बहुत प्रॉपर ऑर्डर में आपको मैं डाटा दूंगा, बस आपको लेना है, तरीके से लेना है, समझना है और सपोर्ट करते रहना है और कमेंट करते रहिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहें। देखिए लैमिनार फील्ड, लैमिनार फील्ड को आप यूं बोल सकते हो जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो आपने देखा होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, कोई डिस्टरबेंस, कोई टर्बुलेंट फ्लो जो होता है, यानी कि फ्लो सीधा जाता है, कोई डिस्टरबेंस आपके सामने नहीं आती। बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो ये मतलब है, ओके। फिजिक्स लैंग्वेज में तो देखेंगे, बट लैमिनार फील्ड में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कोई भी वेक्टर फील्ड अगर लैमिनार है तो उसका क्या मतलब है, उसका जो लाइन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी उस बाउंड्री के अलोंग। तो क्या देखेंगे हम, लैमिनार फील्ड, ए वेक्टर फील्ड is said to be laminar when line integral of vector field along a closed path is 0, ओके। और अगर वो 0 नहीं है तो कौन सी होगी, नॉन लैमिनार। लेकिन इनका क्या मतलब है, देखिए इसको आप ये बोल सकते हो नॉन कर्ल। क्या बोल सकते हो, नॉन कर्ल। याद करो जितनी कंजर्वेटिव फील्ड होती है उनका लाइन इंटीग्रल 0 आता है कि नहीं आता। याद करो मैंने लाइन इंटीग्रल में आपको मीनिंग बताया था, जब मैं किसी ए वेक्टर का dr कर रहा था और इंटीग्रेशन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि लाइन इंटीग्रल अगर 0 आ जाता है तो आपको कंक्लूजन ये निकालना है कि वहां उस फील्ड में कोई स्केलर फंक्शन है जिसके टर्म्स में आप उस वेक्टर को एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में दिखा सकते हैं और उसको, उस फील्ड को आप कंजर्वेटिव डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां क्या है, लैमिनार फील्ड है, लाइन इंटीग्रल 0 आया है। अगर लाइन इंटीग्रल 0 आता है क्लोज्ड पाथ पे तो वो ऑब्वियसली है क्या भाई, ऑब्वियसली बात है, क्या वो कर्ल उसका पॉसिबल होगा, नहीं होगा, नॉन कर्ल होगा, और दूसरा वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो नॉन लैमिनार में क्या होगा, नॉन लैमिनार में डेफिनेशन लिख लेना, टाइम के अकॉर्डिंग मुझे मैनेज करना पड़ता है, मैं शॉर्ट में आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं और बोल तो मैं पूरा ही रहा हूं। देखिए नॉन लैमिनार व्हेन लाइन इंटीग्रल along closed path is not 0, ओके। इसको समझने के लिए देखिए अगर मैं आपके सामने इस तरीके से डायग्राम बना लूं, ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना लिया। इसमें मैं एक तो एरिया ये मान लेता हूं और दूसरा एरिया में कुछ इस तरीके से मान लेता हूं, ठीक है। तो जो ये मैंने जो सरफेस एरिया लिया है इसके लिए अगर मैं लाइन इंटीग्रल की वैल्यू देखूंगा तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से थोड़ा सा सोच के बताइए। एरिया वेक्टर कहाँ होता है, अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, जो लाइन इंटीग्रल मैंने आपको समझाया था, शायद मैं उसमें मैंने छोड़ दिया है, मैं समझा नहीं, मतलब मैं भूल गया था वो टॉपिक बताना, ठीक है, माइंड से निकल गया होगा, बट अब मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसका यूज है। लाइन इंटीग्रल में जो आप ये एक्सप्रेशन लिखते हो a.dr वाला, इसमें जो ये आप एरिया वेक्टर, सॉरी ये जो वेक्टर लेते हो, इस वेक्टर का टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते हो। टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहां मैंने ये नॉन लैमिनार फील्ड ले ली। ये नॉन लैमिनार फील्ड समझने के लिए अगर इसके लिए लेंगे तो मेरा जो इधर है a.dr करेंगे तो a.dr cos थीटा, राइट,
इसमें dr और इसका एरिया वेक्टर का टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो यहां पे तो क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल कितना आ जाएगा इसके लिए, लाइन इंटीग्रल इज 0 बिकॉज cos 90 is 0, that's why ADR cos थीटा cos 90 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। that's why ये तो क्या हो गया, लेमिनार हो गया। लेकिन इसके लिए ना, इसके लिए हमें नहीं पता अभी, 0 तो होने वाला नहीं है पक्का है, क्योंकि एंगल 90 नहीं है। इसके लिए यानी कि इसको डिसाइड करने के लिए, मतलब कर्ल बताने के लिए हमें ये देखना है कि इसकी इस फील्ड में जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है, मतलब जिस पॉइंट के अराउंड आपने जो सरफेस एरिया माना है उस सरफेस एरिया की ओरिएंटेशन कैसी है, उस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो नॉन लेमिनार है या लेमिनार है। देख लीजिए इसकी ओरिएंटेशन पर्टिकुलर थी 90 डिग्री की, तो मेरा क्या आ गया, मेरा लाइन इंटीग्रल 0 आ गया। तो यहां क्या आ जाएगा, इस पे कर्ल डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस एरिया। ओके फाइन। तो इसमें आपको इतना समझ में आ गया कि लेमिनार क्या होता है, नॉन लेमिनार क्या होता है। तो अब इसमें कर्ल का हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ कर्ल की डेफिनेशन क्या है, देखिए जहां भी कर्ल आता है आपको एक बात समझनी है कि उसका मतलब होता है रोटेशन से रिलेटेड, ओके, वॉर्टिसिटी से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड। तो हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिए। आप वो पॉइंट जो लेंगे उसके अराउंड आपको सरफेस एरिया एलिमेंट जो आप मानेंगे उसको बोलते हैं टेस्ट एरिया, ओके, या फिर उसको टेस्ट पॉइंट बोलते हैं, ओके। सो वहां क्या करना है, उस बाउंड्री के अराउंड या उस बाउंड्री के अलोंग हमें क्या करना है, जो लाइन इंटीग्रल लेना है उसको हमें पर यूनिट एरिया लेना है। और जो लाइन इंटीग्रल है यानी कि मुझे जो एरिया मैंने माना उस एरिया की उस फील्ड में एक ऐसी ओरिएंटेशन ढूंढनी है जिसके लिए आपका जो लाइन इंटीग्रल आए उसकी वैल्यू मैक्सिमम आए और आप नॉन लेमिनार फील्ड को अप्रोच करो, और तभी कर्ल पॉसिबल है। लेमिनार फील्ड में तो कर्ल पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि मैक्सिमम इंटीग्रल की वैल्यू हमें देखनी है। सो डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, देखें क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to maximum value of line integral per unit area enclosed by infinitesimal small area around a point। देखिए मैं सिर्फ आपको ये कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करवा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सीखिए। वेक्टर फील्ड का कर्ल कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड किस तरीके से करते हैं, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे जब आप, तो आपको मैक्सिमम मिलेगा और वो पर यूनिट एरिया मिलेगा। किसके अराउंड में, वो जो एरिया आप ले रहे हो वो कहां है, वो एक पॉइंट के अराउंड है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, टेस्ट एरिया एट दैट पॉइंट एंड उस डायरेक्शन is always perpendicular to the test area। देखिए जब तक आपको नॉलेज रिप्रेजेंट करनी नहीं आती उस नॉलेज का कोई मीनिंग नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये जो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर जिस तरीके से लिखा है ना, ये ठीक नहीं है, बट हमें शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कहीं डिफाइंड नहीं है, परपेंडिकुलर ऐसा लिखा जाता है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में, रिटन एग्जाम में कभी भी ये गलती मत करना, ठीक है। बट मैं लिख रहा हूँ और आपको मैं अवेयर भी कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ क्या देखना आप, अच्छा मैंने क्या लिखा है लास्ट लाइन, ये कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेस्ट एरिया। सपोज दिस इज अ पॉइंट हियर, दिस इज अ पॉइंट, ओके, व्हिच आई एम कंसीडरिंग to understand this problem or this challenge which we are taking. Now if this point is taken by me, I will consider a surface area around that, okay। और मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे कर्ल देखना है उस वेक्टर फील्ड का, तो मुझे उसको डिफाइन करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए उस सरफेस एरिया एलिमेंट जो मैंने उस पॉइंट के अराउंड में माना है, उसको मुझे इस तरीके से लेना है, इस तरीके से ढूंढना है, या इस तरीके से कंसीडर करना है ताकि उसकी ओरिएंटेशन इस तरीके की हो कि जब मैं उसके अराउंड उस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल करूं तो वो मैक्सिमम आए और वो पर यूनिट एरिया आए उस एरिया के जो आपने माना है। आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया डेफिनेशन ये क्या है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? अच्छा ये मैं बता रहा था परपेंडिकुलर का मतलब, तो जो मैंने पॉइंट ये माना अराउंड एरिया, इसके परपेंडिकुलर, हमेशा एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है। ये 12th क्लास के बेसिक्स हैं, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो वेक्टर की वीडियोस देखिए, मैंने डाली हुई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर देखूं, यानी कि मुझे कर्ल देखना है, क्या देखना है? कर्ल देखना है ए का, ए वेक्टर का, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने लाइन इंटीग्रल बोला है, यानी कि मैंने ए बोला है dr का, और क्लोज सरफेस पे बोला है, ठीक है, क्लोज सरफेस, तो और पर यूनिट एरिया बोला है, यानी कि डी ए मान लेते हैं हम, सपोज ds ले लें या da बोल लें, एक ही बात है, ds ले लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये लिमिट जो लेनी है वो ds की लेनी है टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत छोटा सा एरिया आपको मान के चलना है, ठीक है। बजाय d के आप इसको इस तरीके से दिखा दें, ठीक है तो ये भी ds ही, ठीक है, बस काफी छोटा मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ भी ठीक कर देते हैं। तो जो ये एक्सप्रेशन बन गया, अब इसमें ये डिब्बा याद रखना है, यानी कि आपको क्या मिल गया? लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। वहां क्या मिला था? सरफेस इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और यहां क्या मिला है? लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। जब भी डाइवर्जेंस आए दिमाग में फटाक से ये समझ में आ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम, और जब कर्ल आए तो लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको मैथमेटिक्स, ये लाइन इंटीग्रल ना आपको बहुत आसान लगेगा, आप वीडियो देखिए, मैंने बहुत ऑर्डर में वीडियो डाली हुई है, ठीक है, उनमें मैंने बहुत अच्छे से अपनी कोशिश की है कि मैं डिफाइन करूं और एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में, अरेंजमेंट में मैंने उसको अरेंज किया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं थोड़ा सा कर्ल का ना मीनिंग बता देता हूं आपको। हमेशा कर्ल हमेशा आपको एक रोटेशनल और सर्कुलर इफेक्ट के तरीके से मतलब आपको देखना है। मतलब अगर जब कर्ल की बात कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं रोटेशन से रिलेटेड है, सर्कुलेशन से रिलेटेड है। एक वोर्टिसिटी टर्म आती है, वोर्टिसिटी, ये भी सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं सर्कुलेशन बोल लो, या आप अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लिखें तो आप ऐसी लैंग्वेज यूज कीजिए, वोर्टिसिटी, ओके। सो ये क्या होगा, अब मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कर्ल क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे किसी वेक्टर फील्ड का, किसी भी पॉइंट पर किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर कर लेता हूं तो आपको समझना है कि वो एक्सियल वेक्टर प्रोड्यूस करता है। मैंने क्या कहा? कर्ल ऑफ ए वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो ये वेक्टर क्वांटिटी है ये क्या है? मतलब एक वेक्टर आया है, आप ये लिख सकते हो कर्ल किसी भी वेक्टर फील्ड का हमें एक्सियल वेक्टर देता है। क्या देता है? एक्सियल वेक्टर देता है, ठीक है, फाइन। तो एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है? देखो बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर एक मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो ले लूं, यानी कि देखिए नॉर्मल पानी चल रहा है पैरेलल फ्लो में, पैरेलल लेयर्स में, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो, कोई
कोई डिस्टर्बेंस उसके बीच में नहीं आ रही है, ठीक है, नॉर्मल फ्लो करता जा रहा है। अब मैं उस फ्लो में, सपोज दिस वाटर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस वॉल, नाउ इफ आई एम पुटिंग ए पोल ओवर हियर, क्या वो वाटर उसके अराउंड रोटेट नहीं करेगा? देखो समझने की कोशिश करो मैथमेटिक्स को, फिजिक्स में। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे जा रहा है, अगर मैं उसमें एक ऐसे पोल लगा दूं तो क्या वो उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा? पानी बिल्कुल करेगा। यही कर्ल है, यही एक्सियल वेक्टर है। ओके, सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई थिंक ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस डाइवर्जेंस और ये स्टोक्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से, गॉस डाइवर्जेंस अलग से, स्टोक्स अलग से, और दिस इज द बेसिक फॉर दैट। बिफोर दैट, अगेन share and subscribe as much as you can. Thank you very much and meet you again in the next video. Bye bye.